अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ोरा है। हमने फोरेंसिक्स का न्यू टॉपिक थैनाटोलॉजी स्टार्ट किया, जिसमें जो है ना हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने थैनाटोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, लाइफ की डेफिनेशन, डेथ की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और फेजेस ऑफ द डेथ, यहाँ तक पढ़ा था। आज की वीडियो में हम जो है ना डायग्नोसिस ऑफ डेथ देखेंगे, ब्रेन डेथ देखेंगे, ठीक है ना। ब्रेन डेथ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो देख लेंगे। फिर कॉजेज ऑफ द डेथ यहाँ तक करेंगे या फिर यहाँ तक करेंगे, होप से इधर तक कर लेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ द डेथ। डायग्नोसिस ऑफ द डेथ यानी कि हमें पता है सोमैटिक डेथ जो है ना उसको ही हम डायग्नोस करते हैं कि जो, और वो कौन कराता है, डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं डेथ को, जिसके लिए वो कुछ साइंस ऑफ डेथ पर रिलाई करते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ डेथ कब होता है? इमीडिएट साइंस जो कि एट द टाइम ऑफ द डेथ अपीयर होते हैं ना, उनसे डायग्नोस किया जाता है कि डेथ हो गई है। अब वो कौन से हैं? इमीडिएट फिजिकल चेंजिंग्स आती हैं, कुछ सर्कुलेशन सीज कर जाती है, रिस्पिरेशन रुक जाती है, और प्यूपिल जो है ना वो डायलेट कर जाते हैं, दोनों डायलेटेड और फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल। सबसे है पहले है इमीडिएट फिजिकल चेंजिंग्स। उसमें क्या होगा? लॉस ऑफ द ट्राइपॉड ऑफ द लाइफ। ट्राइपॉड ऑफ द लाइफ में तीन चीजें थी, हमने पढ़ा था, रिस्पिरेशन और सर्कुलेशन और नर्वस, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, लंग्स और जो है ना हार्ट, ये तीन थे। इनको, ये तीनों क्या बना देते? ट्राइपॉड ऑफ द लाइफ बना देते। सबसे पहले इनका लॉस हो जाएगा। फिर उसके अलावा ब्रेन फंक्शन एब्सेंस, ठीक है ना। मसल टोन का लॉस होगा, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी उसका ऑनसेट हो जाएगा, प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ड्रॉपिंग ऑफ द लोअर जॉ ड्रॉप कर जाएगा, लिम्स लूज हो जाएंगे। इसी तरह से कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फिर उसके बाद आ जाता है सिजेशन ऑफ द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है वो रुक जाएगी। अब ये कैसे हम डिटरमिन करेंगे? इसको डिटरमिन किया जाता है, सबसे पहले आप पल्स देखते हो, पैल्पेशन के थ्रू ना फील करते हैं पल्स को। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि ये एक रिलायबल मेथड नहीं है, क्योंकि हार्ट जो है ना वो फीबली अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो पेरिफेरल आर्टरीज में पल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उससे तो पल्स नहीं आ रही, लेकिन बंदा मरा तो नहीं है ना, तो हम नहीं कह सकते कि डेथ हो गई है। इसके बाद आ जाते हैं हम भी, अगर ये फेल हो गया तो हम करेंगे ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन उससे तो बेहतर मेथड है टू डिटेक्ट द एक्सेस ऑफ द कार्डिक एक्टिविटी, लेकिन इसको भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। बाज़ दफा ये होता है कि ना कार्डिक एक्टिविटी भी जो है ना वो भी फीबल होते हैं, हार्ट साउंड्स क्या होते हैं वो फीबल होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ द थिक चेस्ट वॉल, जैसे कि एम्फिसेमेटस जो है ना लंग्स के केस में ऐसा होता है, ठीक है ना, हार्ट बीइंग डिस्टेंट, दैट साउंड्स कैन नॉट बी रेडिली हर्ड। इस तरह से साउंड्स हमें नहीं आती, हार्ट की साउंड्स हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हमारा हार्ट काम कर रहा होता है। तो इस केस में ईसीजी जो है ना वो बेस्ट जो है ना ऑप्शन है हमारे पास, जिससे हम देख लेते हैं कि अगर फ्लैट ईसीजी होता है तो हम कहते हैं कि डेथ हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है सिचुएशन ऑफ दिस रिस्पिरेशन। इसमें हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो चेस्ट और एब्डोमेन को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि मेल के केस में हमें पता एब्डोमिनोथोरेसिक होती है, फीमेल में थोरैको एब्डोमिनल जो है ना वो पैटर्न होता है किसका? रिस्पिरेशन का, ठीक है। हम उसको देख रहे होते हैं, इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि रिस्पिरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। एब्सेंस ऑफ द एयर मे बी डेमोंस्ट्रेटेड बाय द, हम ऑस्कल्टेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, और ऑस्कल्टेशन भी हमें सारे एरियाज पे देखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है बायलैटरल फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल। अब इसमें क्या होता है कि ना, जाहिर सी बात है, जब पेशेंट की डेथ होती है, किसी भी पर्सन की डेथ होती है, तो उसमें उसके जो प्यूपिल है वो दोनों साइड्स की प्यूपिल डायलेट कर जाती है। तो इसको कैसे हम चेक करते हैं? व्हेन यू थ्रो लाइट इन द आईज, आईज की प्यूपिल्स में जब आईज में लाइट को डाला जाता है तो प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिमेन डायलेटेड डायलेटेड रहती है, एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड, और कोई रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल, ठीक है ना। और ये दोनों साइड्स पर ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द प्राइमरी रिलैक्सेशन ड्यू टू द लॉस ऑफ द इनर्वेशन के लॉस होने की वजह से। अब डायग्नोसिस हम डेथ का कैसे अब डिक्लेयर कर देंगे? ब्रेन डेथ इज डिक्लेयर व्हेन देयर इज permanent fixed bilateral dilatation of the pupil, absence of the all nerve reflexes, cessation of the respiration, ठीक है ना, cessation of the cardiac activity, जिसमें हमारे पास ईसीजी फ्लैट आ जाएगी। अच्छा, अगर हार्ट साउंड और रिस्पिरेशन एब्सेंट है, सेवरल मिनट्स हो गए, ठीक है ना, और कंटिन्यूसली एब्सेंट है, तो फिर डेथ जो है ना हम सर्टिफाई कर देंगे। इस तरह से हम इसके चार पॉइंट्स को याद कर लेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ द डेथ ये मतलब कि पूछा जा सकता है वाइवा वगैरह में और कुछ इस तरह से ना। अब ब्रेन डेथ क्या है? ब्रेन डेथ इट इज नॉट एक्चुअली द डेथ ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द ब्रेन। ये भी किसकी चीज की डेथ है? ये उन सेंटर्स की जो ब्रेन स्टेम में, वो सेंटर्स जो के रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रीदिंग, बीपी एंड सर्कुलेशन, ये उन सेंटर्स की डेथ है। डेथ ऑफ दो सेंटर्स इन द ब्रेन स्टेम व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रीदिंग, बीपी एंड सर्कुलेशन
इसलिए हम इसको वाइटल सेंटर्स यानी ब्रेन स्टेम सेंटर्स इनकी डेथ होती है ये एक्चुअली ना। और उसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है कि इरिवर्सिबल जो है ना वो हमारे पास और complete cessation of the functioning of the brain include all CNS structures except spinal cord। असल में ये ब्रेन स्टेम डेथ है जिसमें vital respiration and the cardiac centers which are present in the brain stem which control respiration and circulatory systems उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना। एक दफा ब्रेन स्टेम डेथ हो गई है, नो मैटर कि कितना हेल्दी वो इंडिविजुअल है, लाइफ विल नॉट रिटर्न टू द पेशेंट इवन विद कंटिन्यूअस कार्डियोपल्मोनरी सपोर्ट। जितना मर्जी आप सीपीआर दो, नहीं वापस आएगी। फिर उसके बाद जो है ना इसी तरह से ये आगे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आफ्टर सोमैटिक डेथ हमने डिक्लेयर कर दी है और हार्ट बीट को मेंटेन किया जाता है बाय द आर्टिफिशियल मीन्स, ठीक है ना। तो फिर हार्ट जो होगा ना इट मे बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द हार्ट लंग प्रिपरेशन, जिसमें जो है ना ह्यूमन बॉडी जो है ना ये ऑर्गन बैंक के तौर पर काम कर सकती है। इसमें हम क्या करेंगे, हार्ट जो बीट कर रहा था इनके सही काम कर रहा था तो हम उसको रिमूव करके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन इसमें जो है ना वो आपने को ही याद रखना है कि ब्रेन डेथ क्या चीज है। ठीक है, इस चीज का पूछा जाएगा कि ब्रेन डेथ क्या है। वो तो मैंने आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो था लॉजिक को पहले पिछली वीडियो में बता दी थी कि उसमें क्या होता है, सोमेटिक डेथ के बाद अगर जो है ना डेथ अभी स्टार्ट नहीं हुई किसकी, सेलुलर लेवल पर मोलेकुलर लेवल पर अभी डेथ स्टार्ट नहीं हुई, ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको इमीडिएटली उनकी डेथ से पहले ही निकाल कर जो है ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट एज सच इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम। उससे पहले जो हमने किया है डायग्नोसिस, उसमें भी वो 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि वो ही 4 बातें। सबसे पहले क्या है, जो इमीडिएट फिजिकल चेंजेस आएंगे, फिर लॉस ऑफ द सर्कुलेशन का लॉस, रिस्पिरेशन का लॉस, और लास्ट में जो है बायलेटरल जो डायलेटेड जो है ना वो प्यूपिल हो जाएंगे। अब ब्रेन डेथ के बारे में हमने बात की कि ब्रेन डेथ कौन से सेंटर्स, वो सेंटर्स जो कि वाइटल सिस्टम्स के लिए यानी कि रिस्पिरेशन ब्रीदिंग वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उन सेंटर्स की जो ब्रेन सेल में प्रेजेंट है उनकी डेथ हो जाती है तो हम इसको डिक्लेयर कर देंगे ब्रेन डेथ। ठीक है ना। और इसका मैकेनिज्म क्या है, नंबर ऑफ द कॉजेज इसके हो सकते हैं। ठीक है ना। ब्रेन इंजरी की वजह से ब्रेन डेथ हो सकती है, जिसमें आ जाएगा ट्रोमेटिक सेरिब्रोवास्कुलर इंजरी हो सकती है, कोई जनरल हाइपोक्सिया हो सकती है। ये सारे जो है ना ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ब्रेन एडिमा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब जब ब्रेन एडिमा हो गया तो एडिमा इज कंप्लीट बाय इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से जो है ना सेरिब्रल सर्कुलेशन वो ग्रेजुअली कम हो जाएगी। जब वो ग्रेजुअली कम हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, एसेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन स्टार्ट हो जाती है विद इन 3 to 5 days में। इट वाइड स्प्रेड्स ब्रेन ये पूरी जगह फैल जाती है, ये ब्रेन की जो हमने कहा कि नेक्रोसिस स्टार्ट हुई थी ये बिल्कुल, और ब्रेन डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, पैन नेक्रोसिस हो जाएगी थ्रू आउट द सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन बिकम्स लिक्विड मास जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटर ब्रेन। ठीक है। फर्दर इंक्रीज इन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अब ये ब्रेन को इंटायर ब्रेन को कंप्रेस कर देगा और इंफॉक्शन हो जाएगी। ठीक है ना। और इस तरह से क्राइटेरिया फॉर डिटरमिन परमानेंट नॉन फंक्शन ऑफ द ब्रेन क्या है, अनरिसेप्टिविटी, अनरिस्पॉन्सिवनेस, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, मूवमेंट्स नहीं होगी, ब्रीदिंग नहीं होगी, कोई रिफ्लेक्स नहीं होगा, और ईसीजी जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल ईईजी ब्रेन की ईईजी होती है। ठीक है ना, वो बिल्कुल फ्लैट आ जाएगी। अब कॉर्नियम कैन बी रिमूव फ्रॉम द, अच्छा अब हमने अभी तक ब्रेन डेथ पढ़ी है, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है ब्रेन डेथ की डेफिनेशन, इसके कॉज मतलब क्या हो, कॉज हो सकते हैं। और फिर ब्रेन एडिमा हुआ, एडिमा होने के बाद क्या हो गया, एडिमा हुआ, एडिमा इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज्यादा हुआ, सेरिब्रल सर्कुलेशन कम होगी, सेरिब्रल सर्कुलेशन कम हुई तो ब्रेन का निक्रोसिस स्टार्ट होगी, वो निक्रोसिस फैल जाएगी। ठीक है, पूरे ब्रेन में, और ब्रेन लिक्विड मैस बन जाएगा। रिस्पिरेटरी ब्रेन उसको हम कहेंगे फर्दर इंक्रीज होगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर में, और इस तरह से इंटायर ब्रेन कंप्रेस कर जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है कि ना हमने पढ़ा कि रिमूवल ऑफ द ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन। अब क्या है कि हमने ऑर्गन्स को रिमूव करना है, और ये ऑर्गन्स जो है ना सोमेटिक डेथ के बाद अभी बॉडी में बिल्कुल ठीक पड़े हुए हैं, और ये कितनी देर तक बिल्कुल ठीक है, हम इनको निकाल सकते हैं और इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर जो टाइम गिवन है इसके बाद हम उसको निकालेंगे और ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि ये उसके उस टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, इनकी डेथ होने लग जाएगी, जिसको मोलेकुलर या सेलुलर डेथ कहते हैं। ठीक है। अब ये देखो, कॉर्निया को हम निकाल सकते हैं बॉडी से विद इन 6 आवर्स, स्किन को विद इन 24 आवर्स, बोन को 48 यानी कि ये 24 आवर्स यानी एक दिन, और इसको 48 यानी कि 2 डेज। ठीक है। और किडनीज को 45 मिनट में हमने निकाला, और हार्ट को 1 आवर में, लंग्स एंड लिवर को 15 मिनट्स में। ये वो टाइम है, इसको ये ना एमसीक्यूज में आ जाया करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कितने टाइम में हमने किसको निकाल लेना है।
एलोग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या है कि मतलब सेम बॉडीज़ के जो है ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसप्लांटेशन करना, इसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। और अगर हम ऑर्गन या टिश्यू को ट्रांसप्लांट करें एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी, यानी एक ह्यूमन है दूसरा भी ह्यूमन है और एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, किसी टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उसको हम एलोग्राफ्ट कहेंगे। फिर उसके बाद ना अब इन्होंने कुछ ये रिसेसिटेटिव मेजर्स के बारे में बताया कि आपको ये रिसेसिटेटिव मेजर्स जो है ना आधे घंटे तक देनी है। किस केस में? अगर कोई डेथ होती है इन केस ऑफ दी, मतलब अगर पर्सन इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक में है या बार्बिट्यूट पॉइजनिंग का केस है या कोई ड्राउनिंग का केस है, इस केस में आपने रिसेसिटेटिव मेजर्स देनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बस ये एज सच इसको इतना ख्याल ना करो, ये देख लो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो है ना ब्रेन डेथ की डेफिनेशन देख लो, ये भी मतलब जितना मैंने बताया वो थोड़ा बहुत देख लेना। फिर उसके अलावा सबसे पहले जो मैंने डायग्नोसिस कराया था वो कर लेना। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी वीडियो है तो उसके बाद हम कर लेंगे ये कॉजेज ऑफ द डेथ, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।